प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हम MQM से भी पूछते हैं कि वो उस वक्त काबीना में क्यों खामोश रही जब उन मुलाजमीन को बरतरफ करने के फैसले किए गए थे। मेरी गुजारिश इतनी है कि अगर आप इन मजदूरों के साथ हैं, इन कराची के लोगों के साथ हैं, तो फिर आप या तो वजारत से इस्तीफ़ा दें, उसकी मुखालफत करें, इन मजदूरों के साथ खड़े हों। सिर्फ ये कह देना कि हम आपके साथ हैं काफ़ी नहीं है। मेरा सवाल MQM से दोबारा है कि PIA से भी ये लोगों को निकालने का प्लान बना रहे हैं। PIA से कराची के लोग जो कराची में नौकरी कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने की और दोबारा कर रहे हैं, कि कराची से लोगों के तबादले इस्लामाबाद किए गए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को इतना तंग करो कि ये लोग नौकरियां छोड़ दें, ये लोग नौकरियां छोड़ दें। अब अगर कराची के शहरियों के हुकूक की दावेदार बनने वाली MQM ये समझती है कि कराची के लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, अगर वो समझते हैं कि कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कोई इशू नहीं है तो ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि कराची के लोगों को नौकरियों से निकालना कोई इशू नहीं है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, लोगों के घरों के चूल्हे बुझाए जा रहे हैं, तो मैं MQM से भी मुतालबा करता हूँ कि वो इन लोगों के साथ खड़ी हो, कैबिनेट में बात करे। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, फैसले तब्दील नहीं होते हैं, तो फिर उनको हुकूमत छोड़नी चाहिए। असद उमर का इंतजार कर रहा हूँ, जिसने खुद अपनी तकरीर में कहा था कि अगर PTI की हुकूमत आई और इसने स्टील मिल की मुलाजमीन को निकाला तो मैं हुकूमत के नहीं बल्कि स्टील मिल की मुलाजमीन के साथ खड़ा रहूँगा। असद उमर साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मेरे साथ बैठे हुए स्टील मिल के मुलाजिम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनका एक तकरीर थी, उसकी वीडियो बनी और उन्होंने ख़ुद कहा कि इसको रिकॉर्ड करो और फिर मुझे दिखाना, मुझे शर्म दिलाना, मुझे याद कराना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ अगर PTI की हुकूमत ने ज़्यादती की तो मैं हुकूमत के साथ नहीं, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। अगर अदालत मुझे कहे कि जी 5000 आदमी नौकरी से निकाल दो, मैं तो नहीं निकाल सकता मेरे भाई। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को रोज़गार दें, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को रोज़गार दें। अगर अदालत कोई कहे भी कि जी लोगों को निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि मुंतखब हुकूमत को उस केस को कंटेस्ट करना चाहिए। ये हज़ारों की तादाद में चीज़ें इस तरह नहीं हो सकती। एक आध लोग होते हैं, दर्जनों लोग होते हैं, कोई गलत भर्ती हो जाता है, उसके खिलाफ ठीक एक्शन करें। लेकिन आप ये कहें कि जी 5000 आदमी, 10,000 आदमी, अदालत ने कहा तो अब निकाल रहे थे। अदालत ने तो बहुत सारी और बातें कही, सारी माने ना, फिर क्यों नहीं मानते हो? सिंध हुकूमत स्टील मिल चलाने की इस्तिताअत रखती है और हमने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी उनको ये ऑफ़र दी थी। हमने एक ख़त भी लिखा था आज से कुछ बरस पहले, जब PMLN की हुकूमत थी, कि हम स्टील मिल को चलाना चाहते हैं। और उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, तब भी हमने रशिया के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके ज़रिए पाकिस्तान स्टील मिल की एक्सपेंशन होनी थी और इसको ज़ाहिर दुनिया तरक्की कर गई थी तो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्टील मिल के नए प्लांट्स भी लगने थे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद वो मंसूबा जो है वो ख़त्म कर दिया गया और रशिया के साथ वो काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन सिंध हुकूमत ये समझती है कि हम ना सिर्फ स्टील मिल को टेक ओवर कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, बल्कि हम इसको चला भी सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं, और हम इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि स्टील मिल्स के खसारे की असल वजह 6 साल कबल जब स्टील मिल्स 64 से 65% पैदावार शुरू करके अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी और उसका खसारा खत्म हो रहा था कि अचानक गैस की फराहमी बंद करके इस मिल को एक बार फिर बंदिश से दो चार कर दिया गया। नवाज शरीफ के दौर में फिर ये चूँकि इकोनॉमी जो है दुनिया में बेहतर हुई तो हालात बेहतर होना शुरू हुए। स्टील मिल ने गालिबन कोई 64 या 65% के करीब जो प्रोडक्शन थी उस तक ये पहुंच गए थे और ये ब्रेक इवन पे थे, खसारे में नहीं थे। लेकिन अचानक इसकी गैस जो है वो मुनक़ता कर दी गई। अब एक इदारा जिसको चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए गैस ज़रूरी है, उसकी गैस बंद कर दी गई, उसकी सांस बंद कर दी गई, उसकी सांस रोक दी गई, तो ज़ाहिर है कि स्टील मिल ने बंद होना ही था। 17 अरब की वजह से वो स्टील मिल बंद हुई और उस स्टील मिल को बंद करने के बाद कोई 50 अरब रुपए तो ये मुख्तलिफ़ वक्तों में तनख्वाहों के लिए लोगों को देते रहे। वो स्टील मिल अगर चलती रहती तो शायद ये 50 अरब भी उनको ना देने पड़ते। वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि हम सुई सदर्न गैस कंपनी को जो गैस का बिल था वो दे दें ताकि इसका गैस जो है वो बहाल हो जाए। ये हमारी इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि स्टील मिल से
लोगों को निकालने का मकसद खसारा नहीं है। सईद गनी ने कहा कि इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती निष्कारी है और इसकी तहकीकात होना चाहिए कि गुज़िश्ता 30 बरसों में जब जब इदारों की निष्कारी हुई, इससे कौन सा कर्जा उतरा है या कौन सी तरक्की हुई है। जो प्राइवेटाइजेशन जब शुरू की गई तो कहा यह गया कि जनाब चूँकि ये इदारे खसारे में हैं, हम ये इदारा बेचेंगे और इस इदारे से जो पैसे आएंगे उससे इस मुल्क के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी कर्ज़ा है उस कर्ज़े को हम उतारेंगे और कुछ पैसे जो है वो डेवलपमेंट पे हम खर्च करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई आज से 30 बरस पहले। 30 बरस पहले पाकिस्तान पे कितना कर्ज़ा था और आज पाकिस्तान पे कितना कर्ज़ा है। 30 बरस में जो इदारे बेच दिए गए हैं उन इदारों के कितने पैसे मिले हैं पाकिस्तान को, वफाक को, हुकूमत को, और उन इदारों की मालियत कितनी बनती है। आप हैरान हो जाएंगे। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क की तारीख़ में अगर सबसे बड़ी कोई डकैती हुई है ना, वो प्राइवेटाइजेशन है। मुझे ये बताइए कि जितने इदारे प्राइवेटाइज हुए थे उसमें से कितने फ़ीसद चल रहे हैं और कितने फ़ीसद मुनाफे में चल रहे हैं, तो बताएं तो सही। मैं एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, कानून के मुताबिक जो ज़मीन है स्टील मिल की वो सूबा सिंध की मिल्कियत है। सूबा सिंध की हुकूमत ने ये ज़मीन स्टील मिल को स्टील मिल लगाने और चलाने के लिए दी थी।